स्वागत है। आज हम एक बहुत ही निजी और ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। वैवाहिक जीवन में सामंजस्य मतलब हार्मनी कैसे लाई जाए। हमारे पास दादा जेपी वासवानी की शिक्षाओं पर आधारित एक अच्छा खासा सारांश है और ये हमें समझाता है कि कैसे प्यार, समझ, सम्मान, विश्वास ये सब चीज़ें एक सुखी वैवाहिक जीवन की नींव रखती हैं। आज की तेज़ रफ्तार दुनिया में अब देखिए गलतफहमियां कितनी जल्दी हो जाती हैं। बिल्कुल। अहंकार टकराते हैं और अक्सर वो बातचीत की कमी है ना, वो रिश्तों को कमजोर कर देती है। जी। तो ये जो स्रोत है, ये हमें कुछ प्रैक्टिकल ज्ञान और गहरे आध्यात्मिक मूल्यों से रास्ता दिखाने की कोशिश करता है। आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि उन मूल सिद्धांतों को समझें जो एक संतुष्टिदायक, सामंजस्यपूर्ण विवाह बनाने में मदद करते हैं। और शुरुआत एक बहुत ही सुंदर विचार से करते हैं जो इसी स्रोत में है। विवाह सिर्फ दो लोगों का साथ रहना नहीं है, यह जीवन के रास्ते पर दो आत्माओं का एक साथ आगे बढ़ना है। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। बिल्कुल। और ये विषय ऐसा है जो हमेशा ही प्रासंगिक रहेगा, है ना। विवाह, जैसा ये शिक्षाएं भी कह रही हैं, सिर्फ एक सामाजिक व्यवस्था नहीं है, ये एक गहरा भावनात्मक और मैं कहूँगी आध्यात्मिक संबंध भी है। और आज के समय में जहाँ इंडिविजुअल फ्रीडम, करियर, इन सब पर इतना जोर है, वहाँ इन सिद्धांतों को समझना शायद और भी ज़रूरी हो गया है। ये सिर्फ साथ रहने के बारे में नहीं है, बल्कि साथ साथ ग्रो करने के बारे में है, एक दूसरे की ग्रोथ में मदद करने के बारे में है। हाँ, तो इसी ग्रोथ की यात्रा में पहला सवाल तो यही उठता है कि विवाह का असली उद्देश्य क्या है इन शिक्षाओं के मुताबिक। क्या ये बस एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है या कुछ और गहरा? बहुत अच्छा सवाल है। ये सारांश साफ करता है कि विवाह सिर्फ एक सामाजिक अनुबंध या लीगल अग्रीमेंट नहीं है, इसे एक पवित्र बंधन कहा गया है, एक ऐसा साथ जो हमें जीवन के जरूरी सबक सिखाता है, जैसे कि निस्वार्थता, मतलब खुद से पहले दूसरे के बारे में सोचना, त्याग करना और सच में किसी और के लिए जीना। इन शिक्षाओं का मानना है कि जब दो लोग अपनेपन और एक जिम्मेदारी, जिसे यहाँ कर्तव्य कहा गया है, उस भावना के साथ चलते हैं तो हार्मनी अपने आप आती है। ये सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि एक साझा विकास की यात्रा है। ये शब्द पवित्र बंधन, कर्तव्य, ये आज के टाइम में थोड़े भारी लग सकते हैं ना, खासकर जब पर्सनल हैप्पीनेस और आज़ादी पर इतना फोकस है। हाँ, लग सकते हैं। तो ये कर्तव्य की भावना मॉडर्न रिश्तों में कैसे फिट होती है? कहीं ये बोझ तो नहीं बन जाती? देखिए, ये चिंता जायज है, लेकिन यहाँ कर्तव्य का मतलब शायद बोझ या कोई मजबूरी नहीं है। मेरा मतलब है कि ये एक वॉलंटरी जिम्मेदारी है, एक कमिटमेंट है जो रिश्ते को मकसद और गहराई देती है। ये पर्सनल हैप्पीनेस के खिलाफ नहीं है, बल्कि उसे एक बड़ा कॉन्टेक्स्ट देता है। अच्छा। जब हम रिश्ते के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, मतलब साथी की खुशी, उसकी भलाई, उसके सपनों का सम्मान करना, तो इससे न सिर्फ रिश्ता मजबूत होता है, बल्कि हमारा अपना भी व्यक्तिगत विकास होता है। हम ज्यादा समझदार बनते हैं, धैर्यवान बनते हैं, निस्वार्थ बनते हैं। तो कर्तव्य यहाँ इच्छाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें एक कॉमन गोल से जोड़ना है। ये रिश्ते को सतही होने से बचाता है। समझ गया। तो ये कर्तव्य की भावना एक तरह का मजबूत ढांचा देती है, लेकिन इस ढांचे में जो जान डालता है वो शायद प्यार और सम्मान है। स्रोत इन दोनों के बारे में क्या कहता है? क्या बैलेंस होना चाहिए? बिल्कुल सही। इन शिक्षाओं में एक बहुत जरूरी फर्क समझाया गया है। प्यार को नींव बताया है, जिसके बिना रिश्ता शायद शुरू ही नहीं हो सकता। लेकिन सम्मान को मजबूत पिलर कहा है, जो उस नींव पर टिके रिश्ते को संभालता है और टिकाऊ बनाता है। और यहाँ सच्चा प्यार सिर्फ एक इमोशन नहीं है, बल्कि स्वीकृति है। स्वीकृति मतलब अपने साथी को वैसे ही स्वीकार करना जैसे वे हैं, उनकी कमियों और खूबियों सबके साथ, उन्हें बदलने की लगातार कोशिश किए बिना। और सम्मान, प्यार तो चलो महसूस होता है, सम्मान शायद कुछ ज्यादा एक्टिव चीज है। हाँ, आपने सही पकड़ा। सम्मान एक सचेत चुनाव है, एक बिहेवियर है। इसका मतलब है अपने साथी के विचारों को, उनके सपनों को, उनके व्यक्तित्व को, यहाँ तक कि उनकी सीमाओं को भी महत्व देना, उन्हें सीरियसली लेना। वासवानी जी की शिक्षाओं में एक खास बात यह है कि सम्मान वो एक्टिव चॉइस है जो रिश्ते को रोजाना मजबूती देता है, खासकर तब जब प्यार की भावनाएं थोड़ी ऊपर नीचे हो रही हों।
जब किसी इंसान को लगता है कि उनके विचारों का, उनके होने का सम्मान हो रहा है, तो वो रिश्ते में सुरक्षित महसूस करते हैं, वैल्यूड महसूस करते हैं। यही स्वीकृति और सम्मान का कॉम्बिनेशन है जो मतभेदों के बाद भी रिश्ते को नॉरिश करता है। और ये स्वीकृति और सम्मान बनाए रखने के लिए जाहिर है बातचीत जरूरी है, जी, लेकिन अक्सर यही तो मुश्किल हो जाता है। स्रोत कम्युनिकेशन गैप को कितना बड़ा मुद्दा मानता है? स्रोत इस पर बहुत जोर देता है, बल्कि एक तरह से चौंकाने वाली बात कहता है कि कई शादियां किसी बड़े बाहरी संकट की वजह से नहीं टूटती, अच्छा, बल्कि धीरे धीरे बातचीत के बंद हो जाने से या गलत दिशा में जाने से टूटती हैं। अक्सर छोटी छोटी अनकही बातें, गलतफहमियां वो जमा होती रहती हैं। तो फिर इसका हल क्या है? बस ज्यादा बात करना? नहीं, सिर्फ ज्यादा बात करना नहीं, बल्कि सही तरीके से बात करना, और उससे भी ज्यादा जरूरी सही तरीके से सुनना। एक सीधा सा सिद्धांत दिया गया है, कम बोले ज्यादा सुने। और सुनने का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं, बल्कि सहानुभूति से सुनना। सहानुभूति से सुनना। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसका ठीक ठीक मतलब क्या हुआ? क्या ये सिंपैथी जताना है? सिंपैथी जताना इसका हिस्सा हो सकता है, पर यह उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इन शिक्षाओं के अनुसार सहानुभूति से सुनने का मतलब है अपने साथी की बात को सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि उनकी भावनाओं, उनके नजरिए, उनकी जो अनकही जरूरतें हैं, उनको समझने की कोशिश करना। अच्छा, भले ही हम उनकी बात से सहमत ना हो, पर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं, उनका पर्सपेक्टिव क्या है। जी। जब साथी को ये महसूस होता है कि हाँ, मुझे वाकई सुना और समझा जा रहा है बिना जजमेंट के, जी। तो विश्वास बढ़ता है, दूरियां कम होती हैं और मुश्किल मुद्दों पर भी बात करना आसान हो जाता है। ये एक कला है जिसे सीखना पड़ता है। मान लिया संवाद अच्छा है, सहानुभूति से सुनने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन फिर भी मतभेद तो होंगे ही, असहमतियां तो आएंगी। ऐसे में सोरोट कॉन्फ्लिक्ट्स को संभालने के बारे में क्या कहता है? लड़ाई तो होगी, पर लड़े कैसे? बिल्कुल, मतभेद तो स्वाभाविक है। दो अलग लोग हैं तो विचार अलग होंगे ही। स्रोत ये नहीं कहता कि बहस करे ही नहीं, बल्कि ये सिखाता है कि सही तरीके से लड़े। सही तरीके से लड़ें, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बहस के दौरान कठोर शब्दों से बचें, अपमानजनक भाषा, दोषारोपण या पुरानी गैर जरूरी बातों को बीच में लाने से बचें। ये सब चीजें रिश्ते में जहर घोल देती हैं। इसमें एक बहुत ही पावरफुल रिमाइंडर भी है ना? हाँ, एक बहुत ही मार्मिक चेतावनी है। मैं बहस जीत सकता हूं, पर रिश्ता हार जाऊंगा। ये गहरी बात है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा लक्ष्य बहस जीतना नहीं, बल्कि रिश्ते को बचाना और समाधान खोजना होना चाहिए। और इसी से जुड़ा एक और जरूरी विचार है कि समझौता करना कमजोरी नहीं है। हाँ, ये अक्सर लोग सोचते हैं कि समझौता मतलब हार मान लेना। बिल्कुल, लेकिन स्रोत कहता है ये ताकत की निशानी है। ताकत कैसे? देखिए, अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो बहस जीतने की इच्छा अक्सर हमारे ईगो से आती है, मैं सही हूं साबित करने की इच्छा। जबकि रिश्ते को बनाए रखने के लिए सामंजस्य चाहिए, जीत हार नहीं। समझौता ताकत इसलिए है क्योंकि इसके लिए मैच्योरिटी चाहिए, समझदारी चाहिए, और सबसे बढ़कर रिश्ते को अपनी व्यक्तिगत जीत या ईगो से ऊपर रखने की इच्छा शक्ति चाहिए। अच्छा, ये शॉर्ट टर्म ईगो सैटिस्फैक्शन के बजाय लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को प्राथमिकता देना है। तो ये असल में इमोशनल स्ट्रेंथ का सबूत है। अपने अहंकार, ईगो का जिक्र किया, और मुझे याद है स्रोत इसे वैवाहिक सामंजस्य के लिए बहुत बड़ा खतरा मानता है। इस पर थोड़ा और बताएंगे? हाँ, अहंकार को शायद शादी में हार्मनी का सबसे बड़ा साइलेंट एनिमी बताया गया है। ये वो अंदर की आवाज है जो कहती है, मैं सही हूं, मेरी बात मानी जानी चाहिए। मुझे क्यों झुकना पड़े, गलती तुम्हारी है। जब दोनों साथी इसी मैं में फंसे रहते हैं तो हम यानी रिश्ते की जो भावना है उससे गहरा नुकसान पहुंचता है, प्यार और सम्मान पीछे रह जाते हैं। इन शिक्षाओं में आग्रह किया गया है कि हम अहंकार को एक्टिवली कुछ गुणों से बदलें। पहला है विनम्रता, ह्यूमिलिटी। ये मानना कि हम भी गलत हो सकते हैं, हमारी भी कमियां हैं और माफी मांगने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है। दूसरा है क्षमा, फॉरगिवनेस। न सिर्फ साथी की गलतियों को माफ करना, बल्कि कभी-कभी खुद को भी माफ करना और अतीत की कड़वाहट को पकड़कर न बैठना। क्षमा रिश्ते को आगे बढ़ने का मौका देती है। और तीसरा? और तीसरा है धैर्य, पेशेंस।
ये समझना कि रिश्ते में उतार चढ़ाव आएंगे, मुश्किलें आएंगी, और ऐसे समय में एक दूसरे का साथ न छोड़ना, समझने की कोशिश करते रहना। ये तीनों गुण, विनम्रता, क्षमा और धैर्य, मिलकर अहंकार के जहरीले असर को कम करते हैं और रिश्ते में हीलिंग और ग्रोथ के लिए जगह बनाते हैं। ये तो हुए इमोशनल और प्रैक्टिकल पहलू, लेकिन हमने शुरू में जिक्र किया था कि श्रोत विवाह के एक आध्यात्मिक आयाम की भी बात करता है। उसका क्या मतलब है? हाँ, ये एक और गहरा स्तर है। इन शिक्षाओं के मुताबिक विवाह सिर्फ दो लोगों का इमोशनल या सोशल मिलन नहीं है, बल्कि एक ऐसी यात्रा भी है जहां दो लोग एक दूसरे की मदद से स्पिरिचुअली भी ग्रो कर सकते हैं। स्पिरिचुअली ग्रो करना कैसे? एक दूसरे का अच्छे और बुरे समय में निस्वार्थ भाव से साथ देना, एक दूसरे की कमियों को धैर्य से सहना, एक दूसरे को बेहतर इंसान बनने में मदद करना, इसे सेवा का एक रूप माना गया है। अच्छा, सेवा। और वो तीसरा साथी वाली बात क्या थी? हाँ, स्रोत कहता है, जब ईश्वर विवाह में तीसरा साथी होता है तो सामंजस्य खिलता है। अब ये ईश्वर या तीसरा साथी का विचार सबके लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ के लिए ये शेयर्ड धार्मिक आस्था हो सकती है, दूसरों के लिए ये कॉमन नैतिक मूल्य हो सकते हैं, जीवन का कोई ऊंचा मकसद हो सकता है, या बस एक दूसरे के लिए गहरी श्रद्धा और सेवा का भाव। मूल बात यह है कि जब रिश्ता सिर्फ दुनियावी चीजों जैसे पैसा, स्टेटस या सिर्फ पर्सनल जरूरतें से ऊपर उठकर किसी गहरे मूल्यों पर आधारित होता है, जी, मजबूत एंकर देता है। ये सब काफी गहरे विचार हैं। लेकिन क्या श्रोत रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कुछ ठोस प्रैक्टिकल सलाह भी देता है? ऐसी चीजें जो लोग आसानी से अपना सकें? बिल्कुल, सिद्धांत अपनी जगह है, पर उन्हें अमल में लाना भी उतना ही जरूरी है। सारांश कुछ बहुत सीधी और काम की सलाह देता है। पहला, साथ में क्वालिटी टाइम बिताएं। क्वालिटी टाइम? हाँ, जिंदगी कितनी भी बिजी क्यों ना हो, ऐसा समय निकालें जब ध्यान सिर्फ एक दूसरे पर हो, बिना फोन, टीवी या किसी और डिस्ट्रैक्शन के। बस बात करें, सुने, साथ रहें। दूसरा, छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें और आभार व्यक्त करें, ग्रैटिट्यूड। आभार। अक्सर एक दूसरे को धन्यवाद कहें, उनके प्रयासों को सराहें। ये रिश्ते में पॉजिटिविटी बनाए रखता है। तीसरा, माफ करना कहने में हिचकिचाए नहीं और माफी मांगने में भी नहीं। ये ईगो को कम करता है और गलतियों को सुधारने का मौका देता है। सही बात है। चौथा, विश्वास, वफादारी और ट्रांसपेरेंसी बनाए रखें। ये तो किसी भी गहरे रिश्ते की बुनियाद है। इनके बिना सम्मान और सुरक्षा मुमकिन नहीं। और पांचवा, जिम्मेदारियों को बराबर शेयर करें, चाहे वो फाइनेंशियल हो, घर के काम हो, बच्चों की परवरिश हो या इमोशनल सपोर्ट देना हो। हाँ, ये जरूरी है। ये पार्टनरशिप और इक्वालिटी की भावना को मजबूत करता है, जो असल में सम्मान का ही एक प्रैक्टिकल रूप है। ये बातें सुनने में तो बहुत सरल लगती हैं, लेकिन शायद इन्हें लगातार करना ही असली चैलेंज है ना? आपने बिल्कुल सही कहा। यही छोटी छोटी दिखने वाली आदतें हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में उन बड़े सिद्धांतों को, प्यार, सम्मान, कर्तव्य, विनम्रता, जिंदा रखती हैं। ये बड़े विचारों को जीने का तरीका है। जैसे जिम्मेदारियां शेयर करना सीधे तौर पर सम्मान दिखाने और ईगो कम करने का तरीका है। आभार व्यक्त करना प्यार और पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। क्वालिटी टाइम कम्युनिकेशन और समझ को गहरा करता है। तो ये सिर्फ नुस्खे नहीं है, बल्कि रिश्ते को सींचने के रोजमर्रा के काम हैं। तो हमने विवाह के उद्देश्य से लेकर प्यार, सम्मान, संवाद, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ईगो पर काबू पाना, आध्यात्मिक पहलू और प्रैक्टिकल सलाह तक कई चीजों पर बात की। इन सब बातों का निचोड़ क्या है? क्या मुख्य संदेश निकल कर आता है इन शिक्षाओं से? मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा संदेश है वो ये है कि एक सफल और सामंजस्यपूर्ण विवाह परफेक्ट होने के बारे में नहीं है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता और न ही कोई रिश्ता, बल्कि जैसा कि सारांश में भी कहा गया है, ये दो अपूर्ण लोगों का एक दूसरे का साथ न छोड़ने का संकल्प है। ये एक लगातार कोशिश है। हाँ, ये प्यार, धैर्य, क्षमा और सबसे बढ़कर एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड, लाइफ पार्टनर और शायद स्पिरिचुअल साथी के रूप में साथ रहना और एक दूसरे को आगे बढ़ाने के बारे में है। स्रोत ये भी विश्वास दिलाता है कि अगर इन शिक्षाओं में से कुछ को भी ईमानदारी से अपनाने की कोशिश की जाए तो रिश्ते में पॉजिटिव बदलाव आ सकता है। बिल्कुल, ये सिद्धांत सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ये रिश्ते को एक्टिवली नर्चर करने, उसे मजबूत बनाने और उसे बढ़ने देने के प्रैक्टिकल तरीके हैं। और दिलचस्प बात यह है
कि ये सिद्धांत जैसे सम्मान, संवाद, सहानुभूति, क्षमा, ईगो पर काबू क्या सिर्फ शादी तक ही सीमित है? शायद नहीं। बिल्कुल नहीं। ये सिद्धांत तो किसी भी गहरे मानवीय रिश्ते में, चाहे वो परिवार के साथ हो, दोस्तों के साथ हो या काम की जगह पर हो, हार्मनी और गहराई लाने के लिए उतने ही जरूरी हैं। एक तरह से देखें तो ये बेहतर जीवन जीने के ही सिद्धांत है। बहुत अच्छी बात कही। तो चलिए आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। आज हमने दादा वासवानी की शिक्षाओं के आधार पर विवाह में सामंजस्य के कई प्रैक्टिकल और आध्यात्मिक सिद्धांतों पर बात की। आज का जो माहौल है, समाज तेजी से बदल रहा है, व्यक्तिगत इच्छाएं बढ़ रही हैं, बाहरी दबाव ज्यादा हैं, रिश्तों की परिभाषाएं भी बदल रही हैं। ऐसे में आपके अनुसार वो सबसे महत्वपूर्ण एक चीज क्या हो सकती है जिस पर जोड़ों को अपने रिश्ते को न केवल बनाए रखने बल्कि उसमें सामंजस्य और खुशी लाने के लिए सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? जरूर सोचिएगा इस पर।